आज की वीडियो में हम साइकोपैथोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से पुराने समय में मेंटल डिसऑर्डर्स को डील किया जाता था और इसके कारण क्या समझे जाते थे कि किसी पर्सन को मेंटल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, जिसे हम आज मेंटल डिसऑर्डर मानते हैं। पुराने समय में इसको किसी अलग नज़रिए से देखा जाता था। एबनॉर्मल बिहेवियर को किसी सुपरनैचुरल पावर्स का कारण माना जाता था। ऐसा समझा जाता था कि कोई पर्सन अगर कोई डिस्टर्बटिव बिहेवियर कर रहा है तो इसका कारण कोई सुपरनैचुरल पावर है। सुपरनैचुरल पावर्स जैसे गॉड, राक्षस, प्रेत आत्माएं, इन सबको समझा जाता था। लेकिन कुछ समय बाद मेंटल डिसऑर्डर्स का कारण कुछ फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग और बायोकेमिकल इनबैलेंस को माना जाने लगा। लेकिन ये केवल लेट 90th और अर्ली 20th सेंचुरी तक ही था, जब मेंटल डिसऑर्डर्स की नेचर, कॉजेस और ट्रीटमेंट के लिए साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की जाने लगी थी। तो एशियंट ह्यूमन सिविलाइजेशन का मानना था कि एबनॉर्मल बिहेवियर किसी सुपरनैचुरल पावर्स, जादू या बुरी आत्माओं, राक्षसों या चांद सितारों के कारण होता है। इनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि हमारा बिहेवियर हमारे शरीर और इन्वायरमेंट से नहीं होता, बल्कि इसके बाहर स्थित एजेंट्स हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इन एजेंट्स में सुपरनैचुरल पावर्स जैसे देवी देवता, राक्षस, आत्माएं और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे मून्स, स्टार्स, प्लैनेट, ये सब शामिल हैं। विचक्राफ्ट और डिमोनोलॉजी। मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति को जादू, बुरी आत्माओं और राक्षसों द्वारा वश में या उनके द्वारा कंट्रोल माना जाता था। अफेक्टेड पर्सन जो भी बिहेवियर करता था तो ये माना जाता था कि ये उस बुरी आत्मा या भगवान द्वारा कराया जा रहा है। और एक्सेसिव स्पिरिचुअल बिहेवियर को पवित्र आत्माओं द्वारा किया गया व्यवहार माना जाता था, जबकि डिस्टर्बटिव बिहेवियर को बुरी आत्माओं के कारण माना जाता था। इसके ट्रीटमेंट में मरीजों को जंजीर से यानी चेन से बांध दिया जाता था, या फिर उन्हें पिंजड़े में रख दिया जाता था, या फिर उनके स्कल, खोपड़ी के अंदर छेद कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उन पर्सन को जला दिया जाता था, ये समझ के कि वो पर्सन वो नहीं, कोई बुरी आत्मा है और हम बुरी आत्मा को जला रहे हैं, ना कि उस पर्सन को। ये समझकर उनको जला दिया जाता था या फिर फांसी पे लटका दिया जाता था। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये मानते थे कि हमारा जो भी बिहेवियर है वो फुल मून या स्टार्स के मूवमेंट से कंट्रोल होता है। इन प्लैनेट्स की पोजीशन और मूवमेंट के कारण हम किसी भी पर्सन की बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उनके लाइफ में होने वाले इवेंट्स को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास हिस्टेरिया। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी इमोशन का एक्सपीरियंस दूसरे लोगों पर भी फैलता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई पर्सन डरा हुआ है या दुखी है तो ये इमोशन और एक्सपीरियंस आसपास के लोगों में भी फैल जाता है। सुपरनैचुरल मॉडल अभी भी पॉपुलर है। अनडेवलप्ड कल्चर में अभी भी इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ गरीबी अधिक है और लिटरेसी रेट कम है, मतलब जहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं। और मेंटल डिसऑर्डर्स के सॉल्यूशन के लिए लोग अभी भी पवित्र व्यक्ति जैसे साधु, संत, बाबा, इन सब के द्वारा जो अनुष्ठान और रिचुअल्स बताए जाते हैं, रूल्स बताए जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अब जानते हैं इसके अंदर बायोलॉजिकल मॉडल क्या है। बायोलॉजिकल साइंस में बढ़ते इंटरेस्ट के साथ सुपरनैचुरल पावर्स को डिस्काउंट किया जाने लगा। बायोलॉजिकल मॉडल मानते थे कि शरीर में फिजिकल
डिजीज और बायोकेमिकल इम्बैलेंस के कारण मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अंदर हम कई ऐसे फिलोसोफर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने बायोलॉजिकल मॉडल्स पेश किए थे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा ग्रीक कंट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम दो जनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हिप्पोक्रेट्स और गैलेन। हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिशियन थे। इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए सुपरनैचुरल पावर्स का फिनोमिना टोटली इनकार कर दिया था। इन्होंने बताया कि एबनॉर्मल बिहेवियर दूसरी बीमारियों की तरह ही होता है। स्पेशली इन्होंने 4 बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बताया जिसे हम 4 ह्यूमर के नाम से भी जानते हैं। पहला है ब्लड, दूसरा ब्लैक बाइल, तीसरा येलो बाइल और चौथा फ्लेम। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि अलग अलग तरह की बीमारियां और मेंटल डिजीज इन चारों फ्लूइड के कम या ज़्यादा होने के कारण होती है। 90th सेंचुरी तक वेस्टर्न कल्चर में हिप्पोक्रेट्स के व्यू को बहुत इम्पोर्टेंस मिली। हिप्पोक्रेट्स के व्यू पर चलने वाले लोग दूसरी बीमारियों और मेंटल डिजीज में कोई अंतर नहीं करते थे। ये मानते थे कि दोनों तरह की डिजीज एक ही है और इन चारों फ्लूइड के कारण ही होती है। अब गैलेन का क्या रोल था? गैलेन रोमन फिजिशियन थे। इन्होंने हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी को अपनाया और आगे बढ़ाया। गैलेन ने इनके पॉइंट ऑफ व्यू को और गहराई से समझाया। गैलेन ने हिप्पोक्रेट्स के व्यू को फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स के साथ जोड़ा। उन्होंने हर ह्यूमर को टेम्परामेंट से जोड़ा। जैसे जिसमें ब्लड लेवल ज़्यादा होगा वो व्यक्ति खुशमिजाज होगा, और जिसमें फ्लेम ज़्यादा होगा वो शांत और धीमे स्वभाव का व्यक्ति होगा। जिसमें येलो बाइल ज़्यादा होगा वो गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति होगा। जिसमें ब्लैक बाइल ज़्यादा होगा वो उदास और चिंतनशील व्यक्ति होगा। गैलेन ने कहा कि किसी भी पर्सन में डिसऑर्डर तभी होता है जब इन चारों ह्यूमर में डिसबैलेंस हो। मतलब कोई भी पर्सन तब बीमार पड़ता है जब किसी पर्सन में ये चारों फ्लूइड इम्बैलेंस हो। उन्होंने इसको ठीक करने के लिए बोला कि हमें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी बदलने की ज़रूरत होती है। बायोलॉजिकल मॉडल में मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए कुछ यूनिक टेक्निक्स का यूज़ किया जाता था। इनमें से एक है ब्लड लेटिंग यानी खून निकालना। इसके अंदर इफेक्टेड पर्सन पर लीचीज यानी जोक, जो खून पीने वाला कीड़ा होता है ना, वो उसको छोड़ दिया जाता था ताकि वो उसके शरीर में से एक्स्ट्रा ब्लड निकाल दे। और डिप्रेशन के लिए इफेक्टेड पर्सन को उल्टी करवाई जाती थी जानबूझ के कि उसका डिप्रेशन लेवल कम होगा। अब 98th सेंचुरी में 2 और फिलोसोफर आए जिनका नाम था जेपी ग्रे और ई कैप्लिन। जेपी ग्रे ने ये थ्योरी बनाया कि मेंटल डिसऑर्डर इंसैनिटी हमेशा फिजिकल कॉजेस से होती है और हमें रेस्ट, डाइट, रूम टेम्परेचर और वेंटिलेशन पर ध्यान देना चाहिए इसको कम करने के लिए। और ई कैप्लिन इनका पूरा नाम एमिल कैप्लिन है। इन्होंने साइकोलॉजिकल डिजीज़ को डायग्नोस करने और क्लासिफाई करने का काम किया। हर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की शुरुआत अलग एज ग्रुप में होती है और इसके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। इन्होंने सिजोफ्रेनिया के बारे में बताया जो आज भी यूज़ किया जाता है। इन्होंने सिजोफ्रेनिया को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रूप में बताया और इसको 11 सब टाइप्स में बांटा। अब 20th सेंचुरी में
इंसुलिन का यूज़ किया जाने लगा था लोगों को ठीक करने के लिए। 1927 में विनिज के एक फिजिशियन मैनफ्रेड स्केल ने इंसुलिन की हाई डोज का यूज़ करना शुरू किया, जिससे पेशेंट्स को ऐंठन होने लगी थी और वो कोमा में जाने लगे थे। लेकिन सरप्राइजली ये पेशेंट्स जल्दी रिकवर भी हो जा रहे थे। इसलिए फिजिशियंस ने इसका यूज़ बार बार करना चालू कर दिया। बाद में इस टेक्निक को बंद कर दिया गया क्योंकि ये टेक्निक बहुत ख़तरनाक थी, इससे लोग कोमा में जा रहे थे हाई डोज के कारण और किसी की मौत भी हो जा रही थी। जोसेफ मेडूना ने 1920 में देखा कि मिर्गी यानी एपिलेप्टिक्स के रोगियों में सिजोफ्रेनिया बहुत कम पाया जाता है, जो कि बाद में गलत साबित हो गई। और इनके फॉलोवर्स ने बताया कि ईसीटी यानी इलेक्ट्रो कॉन्वेलेंसिव थेरेपी इसे ठीक कर सकती है, तो डॉक्टरों ने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन यह कंट्रोवर्शियल मेथड था। कुछ डॉक्टर्स ने इसका यूज़ डिफ़िकल्ट अनमैनेजेबल पेशेंट्स को पनिशमेंट देने के लिए भी किया। ये सुसाइडल पेशेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव माना गया।